बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात अपने इख्तिताम को तो पहुंच गए और 21 घंटों की तवील बातचीत के बाद अमरीकी और ईरानी वफूद भी बगैर किसी मुआहिदे के वापस रवाना हो गए। लेकिन इसके बावजूद अमरीका और ईरान ने मुज़ाकरात का दरवाजा बंद नहीं किया और सबसे बड़ी कामयाबी ही ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान अब भी जंगबंदी कायम है। अमरीका की जानिब से दी गई हतमी और बेहतरीन पेशकश से ये इशारा मिल रहा है कि अमरीका अब फैसला ईरान पे छोड़ रहा है। अमरीकी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदार होना होगा। दूसरी तरफ ईरान कहता है कि मसला सिर्फ शराइत का नहीं बल्कि एतमाद का है और हालिया जंगों और माजी के तजर्बात ने उस एतमाद को शदीद मुतासिर किया। इसीलिए ईरान अमरीका को कोई भी ऐसी यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार नहीं जिससे उसका दिफा कमजोर हो। यूं दोनों फरीकों में वक्ती तौर पर डेडलॉक पैदा हो चुका है। ईरानी क़यादत के बयानात से ये वाज़ेह है कि मुतअद्दिद मामलात पर उसूली मफाहमत हो चुकी और सिर्फ चंद बुनियादी निकात पर इख्तलाफ मौजूद था। इसी वजह से सिफारती हल्कों में यह तासुर मौजूद है कि बातचीत खत्म नहीं हुई, लेकिन दोनों फरीकैन में मफाहमत भी आसान नहीं होगी। अब आगे का रास्ता 3 मुमकिना समतों में तकसीम होता दिखाई देता है। पहला रास्ता खामोश या बैक चैनल सिफारतकारी का है। यूं इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में दोनों ममालिक में किसी तीसरे मुल्क या खुफिया चैनल्स के जरिए दोबारा राबिते बहाल हों और वही निकात जेर बहस आए जिन पर इस्लामाबाद में इत्तफाक नहीं हो सका। दूसरा रास्ता दबाव बढ़ाने का है। खलीज में अमरीकी अस्करी मौजूदगी और आबनाए हरमुज की गैर यकीनी सूरत हाल यह इशारा दे रही है कि अगर सिफारती पेशरफ सुस्त रही तो अमरीका महदूद नौइयत के इकदाम की तरफ जाएगा और यह मुकम्मल जंग का रास्ता नहीं होगा, लेकिन ईरान पर इस कदर दबाव जरूर डाला जा सकता है कि उसे दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए। इसके साथ साथ इक्तसादी दबाव और पाबंदियों का दायरा भी वसी किया जा सकता है ताकि ईरान के लिए सिफारती रास्ता निस्बतन काबिल कबूल बन जाए। तीसरा रास्ता तवील और सब्र आजमा है। ईरान के लिए जौहरी प्रोग्राम उसकी दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा है, जबकि अमरीका इसे आलमी सलामती के तनासुर में देखता है। इस बुनियादी फर्क के बायस फौरी मुआहिदा मुश्किल दिखाई देता है और ज्यादा इम्कान यही है कि दोनों ममालिक में इत्तफाक राय पैदा होने में कुछ वक्त लगे, जिसमें वक्फे वक्फे से कशीदगी और राबिते दोनों जारी रहे और बतदरीज दो तरफा एतमाद बहाल करने की कोशिश की जाए। इस पूरे सिफारती अमल में पाकिस्तान का किरदार नुमाया रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेजबानी में दोनों फरीकों का मुज़ाकरात की मेज पे आना खुद एक अहम पेशरफ्त है, जबकि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की जानिब से उम्मीद का इजहार यह जाहिर करता है कि सिफारती अमल अब भी जारी रह सकता है। पाकिस्तान के लिए यह ना सिर्फ एक बड़ी सिफारती कामयाबी है बल्कि खत्ते में एक जिम्मेदार किरदार अदा करने का मौका भी है जिसे आइंदा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हकीकत यह है कि अमरीका और ईरान इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में है जहां ना मुकम्मल तसादुम उनके मफाद में है, न फौरी समझौता मुमकिन है। ईरान और अमेरिका दोनों को लचक दिखाना होगी, जिसके बाद एक इब्तदाई फ्रेमवर्क सामने आ सकता है और अगर दोनों फरीकों ने मौक़िफ़ सख्त रखा तो कशीदगी दोबारा बढ़ सकती है, जिसके असरात खत्ते से निकलकर आलमी मईशत तक फैलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार ईरान को करार देते हुए कहा कि वह अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क करने पर तैयार नहीं, लेकिन उन्होंने साथ यह भी कहा कि अगर ईरान मुज़ाकरात की मेज पर वापस नहीं आता तो भी अमरीका को कोई परवाह नहीं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जंगबंदी को बरकरार रखा है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने निस्बतन नरम लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि अगर अमरीका अपनी पॉलिसी में तब्दीली लाए और ईरान के हुकूक को तस्लीम करे तो मुआहिदा अब भी मुमकिन है। उनका यह बयान यह जाहिर करता है कि ईरान भी मुकम्मल तौर पर सिफारती रास्ता बंद नहीं करना चाहता और बराबरी की बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात करना चाहता है। पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत हाल में अपना सिफारती किरदार बरकरार रखने का इंदिया दिया। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान मुज़ाकराती अमल में सहूलतकारी जारी रखेगा और तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो जंगबंदी के वादों की पासदारी करें। इस पूरे मंजरनामे में अमरीका और ईरान की दाखिली सियासत का भी अहम किरदार होगा। किसी एक फरीक की तरफ से भी अगर सख्त मौक़िफ़ को अंदरूनी हिमायत हासिल हुई तो समझौते की गुंजाइश मजीद कम हो सकती है। इस दौरान अमरीका ने ईरान के बहरी रास्तों की नाकाबंदी का आगाज कर दिया है। यह इकदाम सिर्फ एक अस्करी कार्रवाई नहीं बल्कि एक वसी तर हिकमत अमली का हिस्सा है जिसके असरात खित्ते से निकलकर आलमी मईशत तक महसूस किए जाएंगे। अमरीकी हिकमत अमली के तहत यह नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर आबी गुजरगाह को बंद करने की बजाय एक मखसूस हदफ रखती है जिसका मकसद ईरानी बंदरगाहों की जानिब बहरी आमदोरफ्त को रोकना है, जबकि दीगर बैनुल-अक़वामी जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जा सकती है। इस मॉडल के तहत आलमी तिजारत को मुकम्मल तौर पर मफलूज किए बगैर ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाया जाएगा। अमली तौर पर यह काम अमरीकी बहरिया की मुसलसल निगरानी, जहाजों की शनाख्त और जरूरत पड़ने पर उन्हें रोकने या वापस मोड़ने से किया जाएगा, जबकि बारूदी सुरंगों की मौजूदगी की सूरत में खुसूसी जहाज उन्हें साफ करेंगे। यूं ये सवाल पैदा होना फितरी है
कि अमेरिका इस हद तक क्यों जा रहा है। हालिया कशीदगी के दौरान ईरान ने खुद आबनाए हरमुज को बतौर दबाव इस्तेमाल किया और मखसूस जहाजों को रोकने के अलावा इस गुजरगाह से गुजरने वाली बहरी ट्रैफिक पे टॉल लगाने का ऐलान भी किया, जिससे तेल की आलमी कीमतों में इजाफा हुआ। अमेरिका अब उसी हथियार को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है ताकि ईरान की बरामदात, खासतौर पर तेल को महदूद किया जा सके और उस पर मुआशी दबाव बढ़ाया जाए। मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि ईरान अमरीकी शराइत पर मुज़ाकरात के लिए आमादा हो जाए। लेकिन इस हिकमत अमली के साथ गैर यकीनी भी जुड़ी है। माहिरीन के मुताबिक फौरी तौर पर इस नाकाबंदी के असरात महदूद रह सकते हैं, क्योंकि खत्ते में पहले ही बहरी आमदोरफ्त कम हो चुकी है। इसलिए इब्तदाई मरहले में शायद कम ही जहाज बराह रास्त मुतासिर हों, लेकिन मार्केट पर उसके असरात दूर रस होंगे। बड़े सवालात अब भी जवाब तलब है। अगर कोई गैर मुल्की जहाज इस नाकाबंदी को चैलेंज करता है तो क्या अमेरिका ताकत इस्तेमाल करेगा? क्या अमेरिका वाकई ये तयन कर सकेगा कि कौन सा जहाज ईरान को टॉल दे रहा है और कौन सा नहीं? और अगर बारूदी सुरंगों को साफ करने के दौरान अमेरिकी या इत्तेहादी जहाजों पर हमला होता है तो क्या ये एक वसीतर झड़प में बदलेगा? इन तमाम सवालात के वाज़े जवाबात इस वक्त किसी के पास नहीं है। चीन ने आबनाए हरमुज की बहरी नाकाबंदी पर वाज़े और दो टोक रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि आबनाए हरमुज की नाकाबंदी आलमी बरादरी के मफादात में नहीं होगी। चीन ने जंगबंदी कायम रखने पर जोर देते हुए यह भी वाज़े किया कि वो ईरान को कोई हथियार नहीं भेज रहा। फ्रांस, बरतानिया समेत आलमी बरादरी ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखने की हिमायत की, जबकि रूस ने सालसी की पेशकश की है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये नहीं चाहता कि जंगबंदी हो और उसने खुलकर अमेरिका की जानिब से आबनाए हरमुज की बहरी नाकाबंदी करने की हिमायत की। अमेरिकी दाखिली सियासत भी इस फैसले के पस मंजर में अहम किरदार अदा कर रही है। जंग पहले ही गैर मकबूल हो चुकी है। अमेरिकी शहरियों की एक बड़ी तादाद ये समझती है कि उसके अहदाफ हासिल नहीं हुए। ऐसे में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए यह आसान नहीं होगा कि वो एक तरफ ईरान पर दबाव बढ़ाएं और दूसरी तरफ मुकम्मल जंग से भी बचें। बहरी नाकाबंदी उसी पॉलिसी का तसलसल है कि जंग से बचते हुए ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए। दूसरी जानिब ईरान ने भी यह वाज़ेह इशारा दिया कि वह इस दबाव को यकतरफा तौर पर कबूल नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इस पेशरफ्त पर हैरत का इजहार किया कि मुज़ाकरात के करीब पहुंचने के बावजूद अचानक नाकाबंदी की बात की गई, जबकि पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि आबी गुजरगाह के करीब आने वाले किसी भी फौजी जहाज से सख्ती से बरता जाएगा। इस पूरी सूरत हाल का सबसे बड़ा असर आलमी मईशत पर पड़ रहा है। आबनाए हरमुज दुनिया की तवानाई की सप्लाई लाइन से एक अहम तरीन रास्ते के तौर पर खुद को मनवा चुकी है। वहां पर किसी भी किस्म की रुकावट रोजाना लाखों बैरल तेल की तरसील को मुतासिर कर सकती है, यह भी मनवा लिया। पहले ही जहाजों की आमदोरफ्त कम हो चुकी है, जिससे तवानाई की कीमतों में इजाफा और मंडियों में उतार चढ़ाव देखने में आया और तेल की फी बैरल कीमत एक बार फिर $103 फी बैरल से तजावुज कर चुकी है। अगर यह सूरत हाल बरकरार रही तो यूरोप और एशिया की मुख्तलिफ ममालिक की मईशतों पर दबाव बढ़ेगा, जिसके बायस महंगाई की शरह में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। यूं ये बहरान अब सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं बल्कि एक आलमी मुआशी चैलेंज भी बनता जा रहा है। अमेरिका ये उम्मीद कर रहा है कि बहरी नाकाबंदी से ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ेगा, जिसके बायस वो अमेरिका के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा, जबकि ईरान में ये सोच पाई जाती है कि वो इस दबाव को बर्दाश्त करके अपनी पोजीशन बरकरार रखे। दोनों फरीक खुद को बेहतर पोजीशन में तस्वुर कर रहे हैं, जो कशीदगी में इजाफे की वजह भी हो सकती है। ईरान की मईशत पर दबाव अगर हद से बढ़ गया तो वो मुज़ाकरात की तरफ वापस आ सकता है, लेकिन अगर उसने मुज़ाहमत जारी रखी तो ये सूरत हाल एक तवील और गैर यकीनी तसादुम में बदलेगी। दूसरी जानिब इजराइल अपनी जारहियत जारी रखे हुए इजरायली क़यादत की जानिब से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात को अहमियत ना देने के तासुर के बावजूद उसकी अस्करी तैयारियों और क़यादत के बयानिए से ज़ाहिर होता है कि वह जंगबंदी को खातिर में नहीं ला रहा। लबनान में जारी हमले और ईरान के खिलाफ जारहाना मौक़िफ़ इस बात का इशारा देते हैं कि खत्ता अब भी कशीदगी के दायरे से बाहर नहीं निकला। इस पूरे मंजरनामे में यह खदशात मजीद नुमाया हुआ है कि आया दुनिया में एक बार फिर जौहरी हथियार हासिल करने की दौड़ शुरू होने जा रही है। माहिरीन के मुताबिक मौजूदा हालात न सिर्फ ईरान बल्कि दीगर रियासतों को भी ये सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि रिवायती दिफाई सलाहियत या सिफारतकारी की बजाय जौहरी हथियार ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं, खासतौर पर मशरक़ वस्ता में जहाँ UAE और सऊदी अरब जैसे ममालिक पहले ही कशीदगी की जद में हैं। और इन रियासतों में अब यह एहसास बढ़ रहा है कि बैरूनी सिक्योरिटी ज़मानतें नाकाफ़ी साबित हो सकती हैं। यह कहा जा रहा है कि एक ऐसी जंग जिसका मकसद ही ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना था, वो अब ईरानी क़यादत में यह सोच पैदा कर रही है कि जौहरी सलाहियत हासिल करके अमरीकी और इजरायली जारहियत से बचा जा सकता है। यह खदशा भी वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि ईरान अगर इस रास्ते पर चलता है तो खित्ते में एक वसी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। सऊदी अरब पहले ही खबरदार कर चुका कि ईरान अगर जौहरी हथियार बनाएगा तो वो भी यही रास्ता इख्तियार करेगा, जिसके बाद दीगर इलाकाई ताकतें भी इस दौड़ में शामिल हो जाएंगी।
ईरान का जौहरी प्रोग्राम तवील अरसे से आलमी तवज्जो का मरकज रहा। ईरान ने अगरचे हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसकी यूरेनियम अफजूदगी पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन शफाफियत और निगरानी ना होने के बायस अदम एतमाद पैदा हुआ। 2018 में अमेरिका की जानिब से जौहरी मुआहिदे से अलहदगी के बाद यह बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। हालिया अमरीकी और इजरायली हमलों में अगरचे ईरान के कुछ जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान के पास मौजूद अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर और उन तक महदूद रसाई ने भी इन खदशात में इजाफा किया है, खासतौर पर ऐसे हालात में जब बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों की ईरानी जौहरी तंसीबात तक रसाई मुतासिर हुई है। आलमी सतह पर भी सूरत हाल कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। इस वक्त 9 ममालिक के पास जौहरी हथियार मौजूद है, जबकि चीन अपने जखीरे को बढ़ा रहा है, फ्रांस भी अपनी सलाहियत में इजाफे की बात कर रहा है, और इस दौरान अमेरिका और रूस के दरमियान न्यू स्टार्ट मुआहिदे का खात्मा इस निजाम को मजीद कमजोर कर चुका है, जो दहाइयों से तवाजुन कायम रखे हुए। तारीखी मिसालें भी इस बहस को तकवीयत देती हैं। यूक्रेन ने अपने जौहरी हथियार छोड़े, लेकिन बाद में हमले का सामना किया। लीबिया ने अपना प्रोग्राम तर्क किया तो उसकी हुकूमत खत्म हो गई। शिमाली कोरिया ने जौहरी हथियार बनाने का रास्ता इख्तियार किया और आज तक बैरूनी मुदाखलत से महफूज रहा। ये मिसालें कई रियासतों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। ये कहना अगरचे कबल अज़ वक्त है कि दुनिया लाज़मन एक नई जौहरी दौड़ की जानिब बढ़ रही है, लेकिन मौजूदा हालात ने इस इम्कान को पहले से कहीं ज्यादा हकीकी बना दिया है। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से हालिया दिनों में मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं के खिलाफ मुतनाज़ बयानात ने एक वसी सिफारती कशीदगी को जन्म दिया है। इसराइल का चंद रोज पहले पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद अब जनूबी कोरिया और तुर्की के सुदूर के बयानात पर भी रद्द-ए-अमल कुछ मुख्तलिफ नहीं था। यह सिलसिला महज चंद बयानात तक महदूद नहीं, बल्कि एक बड़े रुझान की अक्कासी करता है, जहां इसराइल को बैक वक्त मुतअद्दिद जमहूरी ममालिक की तनकीद का सामना है और यूरोप से लेकर एशिया तक अवामी सतह पर इसराइली पॉलिसीज के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं और जमहूरी हुकूमतें इस दबाव को मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज करने की पोजीशन में नहीं रही। जनूबी कोरिया के सदर की एक सोशल मीडिया पोस्ट में इजरायली फौज की मुबैना कार्रवाइयों पर सवाल उठाया गया, जिस पर इजराइल ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इजरायली मौक़िफ़ में इसे न सिर्फ गलत मालूमात पर मबनी करार दिया गया, बल्कि इस तनकीद को यकतरफा और सियाको सबाक से हटके पेश करने का इल्जाम भी लगाया गया, जिस पर जनूबी कोरिया ने वाज़ेह किया कि उसका मौक़िफ़ किसी एक फरीक की हिमायत पर नहीं, बल्कि बुनियादी इंसानी हुकूक के उसूलों पर मबनी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस बयान पर भी इजराइल ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसमें कहा गया कि अगर जंगबंदी ना होती तो तुर्की इजराइल को उसकी औकात याद दिला देता। इजरायली क़यादत ने न सिर्फ इन बयानात को मुस्तरद किया, बल्कि तुर्की की दाखिली और इलाकाई पॉलिसीज पर जवाबी तनकीद की। सोशल मीडिया और आलमी बयानिए में तासुर मजबूत हो रहा है कि इजराइल को बढ़ती हुई तनकीद का सामना है और इसके जवाब में वो ज्यादा जारहाना सिफारती लबो लहजा इख्तियार कर रहा है। नाक़िदीन के मुताबिक यह हिकमत अमली वक्ती दिफा तो फराहम कर सकती है, लेकिन इजराइल को मजीद सिफारती तन्हाई की जानिब भी धकेल देगी। यह सारा मंजरनामा उस बुनियादी हकीकत की जानिब इशारा करता है कि दुनिया इस वक्त एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ी है जहां ताकत, सिफारतकारी और मईशत तीनों को एक दूसरे से अलग करना मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात अगरचे किसी मुआहिदे पर खत्म नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये हकीकत जरूर वाज़ेह की है कि दरवाजे अब भी बंद नहीं हुए, लेकिन आगे का रास्ता ज्यादा मुश्किल हो चुका है। आने वाले दिन तय करेंगे कि दुनिया एक बार फिर तसादुम की तरफ बढ़ेगी या मफाहमत की तरफ। ये कशीदगी अगर बढ़ी तो सिर्फ एक खत्ते तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि एक बड़े आलमी बहरान में तब्दील होगी। और अगर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा, शायद कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। इसी मंजरनामे का अहाता किया जाएगा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, इब्तदाई के अंदर जिन बातों का तज़किरा हुआ उसी मंजरनामे का अहाता करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा। मैं आप दोनों हज़रात का बेहद मशकूर हूँ। एजाजुल हक साहब, मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने जो कारकर्दगी दिखाई है, पसे पर्दा जो रवाबित किए हैं, दो ताकतों को मेज़ पर बैठाया है, निकात के ऊपर गौर करवाया है और फिर एक ओपन एंडेड जो है वो चीज़ें छोड़ दी गई हैं, जिससे अभी तक ये तासुर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं पे कोई ब्रेक थ्रू भी हो सकता है और हालात मुश्किल में भी जा सकते हैं। पाकिस्तान का ये जो किरदार रहा है, मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हवाले से क्या आरा मुरत्तब की जाएंगी और मौजूदा सूरत हाल को आप किस नज़र से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है कि पाकिस्तान हैज़ कम इन द सेंटर स्टेज ऑफ द वर्ल्ड और सारी दुनिया की नजरें जो है वो पाकिस्तान पे लगी हुई थी और पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छी मतलब हिकमत अमली से ये सारा मामला जो है वो तय किए। ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे रखे, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे रखे और फिर चीन को भी अपने लूप में रखा और साथ साथ जो जीसीसी के ममालिक थे उनको भी
लूप में लेके रखा। तो इसलिए पाकिस्तान का जो है ना बड़ा नुमाया किरदार रहा। और उसको मैं इसलिए हाईलाइट करना चाहता हूं कि अमेरिका के पास लिमिटेड चॉइसेस थी। अमेरिका के पास, यूएस के पास, ट्रंप के पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि ट्रंप ने एलियनेट कर दिया था कनाडा को, स्पेन को, यूरोपियन यूनियन को, यूके को, ब्रिटेन को, और यूक्रेन की वजह से रशिया वैसे ही वो उनके मुखालिफ था, तो पीछे रह जाता था चाइना। तो और इंडिया जो है वो ऑलरेडी इसराइल की गोद में जाकर बैठ चुका था, सबको मालूम है, 25 फरवरी को लड़ाई शुरू होने से पहले। तो एक लिमिटेड चॉइस थी, और अमेरिका की ईगो की वजह से चाइना को तो नहीं कह सकता था आइए हमारी सुलह कराएं। तो इसमें पाकिस्तान को वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, जो पाकिस्तान ने उसका पूरा फायदा उठाया और अच्छे अंदाज से, कि ईरान ने भी हमारी बात सुनी, अमेरिका ने भी हमारी बात सुनी, और मुज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान में हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया ने इसको सराहा है, सारी दुनिया ने शुक्रिया अदा किया। यूरोपियन यूनियन ने, जर्मनी ने, दीगर ममालिक ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तो ये एक बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है। अल्लाह ताला ने ये 10 मई के बाद जो मार्का हक था, उसके बाद पाकिस्तान को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है कि जिसमें हमने पहले हम करते थे, हमारी फॉरेन पॉलिसी होती थी रिएक्टिव, अब हमने एक प्रोएक्टिव फॉरेन पॉलिसी शुरू की है। सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट, जीसीसी को लूप में ले, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक रखना, चाइना में एक बहुत ही अहम और बड़ा किरदार अदा किया, और इस दफा भी जो है वो ईरान के साथ भी उन्होंने बड़ा यानी प्रोएक्टिव इस वक्त जो हिकमत अमली तरतीब दी गई है, इसने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया है कि पाकिस्तान की समत भी बेहतर हो रही है और इसकी साख भी बेहतर हो रही है। जैसा मैं आपकी तरफ आता हूं डॉक्टर साहिबा, ये जो गुफ्तो शुनीद हुई और जिसके बाद दो फरीक जो थे वो वापस चले गए, और अब एक बयानात का सिलसिला जारी है। एक तरफ से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बयानात हैं, दूसरी तरफ से तहम्मुल मिजाजी के ज़रिए जवाब दिया जा रहा है। इसका आउटकम आने वाले दिनों के अंदर कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है, या फिर आपको आबनाए हरमुज़ में जो हलचल हो रही है वो एक बड़े तसादुम में तब्दील होती दिखाई दे रही है? जी, बहुत शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, अगर हम एक फरीक का सेंटिमेंट चेक करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि एक तरफ तहम्मुल मिजाजी दिखाई जा रही है और दूसरी तरफ जाहरियत है, तो उनका तो तकरीबन यही इंदिया लगता है कि वो चाहते हैं कि खित्ते में जंग छिड़ जाए, और एक दफ़ा फिर वो अपनी जो है ईगो को भी सेटिस्फाई करें, अपना चेस्ट थम्पिंग भी करें। और उनको जिस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है कि इस चीज़ में सिर्फ उनकी जीत नहीं है, बल्कि ना सिर्फ उनकी हार है, बल्कि उस हार के नतीजे में वो दुनिया को एक बहुत डेंजरस नहज पे लेके आ रहे हैं, बहुत ख़तरनाक नहज पे ला रहे हैं। और साथ साथ जो आलमी सतह पर फ्यूल की कॉस्ट है, एनर्जी क्राइसिस जो है, वो बहुत ज़्यादा स्वेर हो जाएगा। दूसरी तरफ जो दूसरा फरीक है ईरान, जो कि सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि बार बार निगोशिएटिंग टेबल पे आने को तैयार हुआ है, बावजूद इसके कि इन 40 दिनों की वॉर में ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल, मटेरियल, एंड ऑन टॉप ऑफ इट ह्यूमन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रेशियस ह्यूमन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, लीडरान के, आम लोगों के, और सारी चीज़ें मिला के। बट इस चीज़ का अमेरिका को एहसास नहीं हो रहा, और उसके नतीजे में पाकिस्तान ने भी जो तस्फिया कराने की कोशिश की थी, तो हमेशा जब मीडिएशन, मैं ये नहीं कहूँगी कि फेल हुई है, क्योंकि मीडिएशन सिर्फ 12 घंटे की कॉन्वर्सेशन में कंप्लीट नहीं होती, इट इज़ अ प्रोसेस। ये सिर्फ आगाज़ हुआ है, और अभी 2 हफ्ते की जो सीज़ फायर है, ये उसका चौथा दिन चल रहा है या 5वां दिन चल रहा है। तो अगर हम इस चीज़ का एहसास नहीं करेंगे कि इस वॉर मॉन्गरिंग से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, सबसे पहले अमेरिका को खुद फ़ायदा नहीं है, तो ये वाकई ही खित्ते को एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे ले आएगी, बल्कि दुनिया को एक बहुत ख़तरनाक मोड़ पे ले आएगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोलिफरेशन दोनों के जो है कॉन्टेक्स्ट में। और अगर अमेरिका इस बात को थोड़ा सा समझता है कि ये चेस्ट थम्पिंग का और अपने आप को द माइट इज़ राइट प्रूफ करने वाली बात नहीं है, दिस इज़ अ वेरी सोबरिंग रियलिटी। और अगर एक दफ़ा ये जंग मज़ीद तूल पकड़ती है, तो इस दफ़ा
अमेरिका को उस तरह के इत्तेहादी और इल्हाकी ममालिक नहीं मिलेंगे जो अमेरिका की बिहाफ पे पिछली जंगें यानी लड़ते रहे हैं। अब की बार तो ये अगर फिर नुकसान से जो है इसका वो आगाज होता है तो ज़्यादा अभी जो नुकसान हुआ है इसका दायराकार बहुत ज्यादा फैलेगा। एजाजुल हक साहब, बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि बीच का रास्ता इस वक्त क्या है? दोनों अतराफ को तहम्मुल मिजाजी से सोच के साथ बैठ के बातचीत करने का, और दूसरा ये कि इस वक्त पसे पर्दा रवाबित फिर से किसके जारी हैं? क्योंकि दुनिया में और ताकतें भी हैं और मुतासिरीन भी हैं और बेनिफिशरीज भी हैं जो कोशिशें कर रहे हैं कि दोबारा से ये दायरा जो है ये ना खुले, दोनों अतराफ के अंदर कहीं ना कहीं कोई बीच का रास्ता निकले। इंशाल्लाह बीच का रास्ता निकलेगा। और जो टीम आई थी यहाँ पे, स्टीव विटकॉफ और जेरार्ड क्रुशनर, उन्होंने पहले भी मुज़ाकरात को ख़राब किया था, तो उनका तो ट्रस्ट डेफिसिट था बहुत ज़्यादा ईरान के साथ। सिर्फ ईरान की टीम ऐसी आई थी जो कि तैयारी करके आई थी, वो अपने साथ एक्सपर्ट्स लेकर आई थी, वो न्यूक्लियर पे बातचीत करते रहे थे, वो न्यूक्लियर पे बातचीत करने के लिए तैयार थे। लेकिन अमेरिकन टीम जो है ना, वो उसके साथ कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई सॉलिड प्रपोजल है या कुछ है। बस यही कि जी न्यूक्लियर भी खत्म कर दें। अब कैसे खत्म कर दें कि आपको ऊपर ले जाकर बैठा दें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी खाली कर दें। तो इस वक्त सारे ट्रम्प कार्ड्स जो हैं वो ईरान के हाथ में है, और अमेरिका के लिए ये बड़ा एक मुश्किल हो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल था कि यहाँ पर कोई हतमी फैसला होना है इस्लामाबाद में। वो एक प्रपोजल देकर गए हैं और एक प्रपोजल लेकर गए हैं। अब वहां जाकर उनकी बातचीत होगी, आप देखेंगे कि ट्रम्प विल कम अराउंड टू फर्दर निगोशिएट। और ये इस वक्त जो है ना, ये जेरार्ड क्रुशनर और स्टीव विटकॉफ जो थे ये टोटली कैंप में है इसराइल के। और नेतन्याहू जो है बहुत अपसेट है। वो चाह रहे थे कि ये जो है ना, जिस तरह उन्होंने लेबनान पे हमले शुरू कर दिए, किसी तरह से ये टॉक्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएं। हिंदुस्तान की भी यही कोशिश थी कि ये टॉक्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएं। लेकिन किसी तरह से अमेरिका को, ट्रम्प को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अपने भी लोग मुखालिफ हो रहे हैं और अपनी जो उनकी कांग्रेस और सेनेट है उसके अंदर भी बहुत लोग बातें कर रहे हैं। और 80% से ज्यादा लोग जो है अमेरिका में ये समझ रहे हैं कि ये हमारी जंग नहीं है, ये इजराइल की जंग है। अब उसने ये फैसला करना है कि क्या मैंने इजराइल की जंग लड़कर अपने आप को खराब करना है मजीद, या फिर मैंने एक अच्छे अंदाज में निगोशिएट करना है। अच्छा, अब निगोशिएशंस के लिए भी मैं आपको बता दूं, निगोशिएट करने के लिए जहां तक जिनीवा में और ओमान के जरिए ये बातचीत पहुंची थी, वहां से आगे जाने का रास्ता है। अली खमनाई राबर ने ये फतवा दिया था कि हमने न्यूक्लियर जो है वो नहीं बनाना, न्यूक्लियर की तरफ नहीं जाना। लेकिन आप उनको मजबूर कर रहे हैं। जो कौमें 60% तक इनरिचमेंट कर सकती हैं वो 95 पे भी उसको ले जाने में कोई आर नहीं है, उसको कोई मुश्किल नहीं है। और ईरान के पास बहुत से साइंटिस्ट हैं, ईरान के पास बहुत से, इतने लोग उन्होंने मार दिए, उनके शहीद कर दिए। उसके बावजूद आप देखेंगे कितना जबरदस्त सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था कि अंडरग्राउंड तमाम चीजें, और एक से एक बढ़कर उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो थी वो आयरन डोम वगैरह उन्होंने सब खत्म कर दिया था। अब बात यह है कि अगर तो ईरान कह देना ट्रम्प को, जो नहीं कहेगा कि आए जी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपके साथ मिलकर टोल लगाते हैं, तो ट्रम्प जो है ना फौरी जंप करेगा और कहेगा आए जी सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन उनके हाथ में ये चीज आ गई है। अगर आपने आपका ये मौक़िफ़ है, मैं डॉक्टर साहिबा का भी इस पे मौक़िफ़ ले लूँ। डॉक्टर साहिबा, जो बात एजाजुल हक साहब कर रहे हैं, किस हद तक आप इसकी तायीद करेंगी? और दूसरा ये कि एक तरफ ईरान की, जिस तरह एजाज साहब ने बात की कि कैलकुलेटेड लोग थे, पूरा हिसाब किताब लगा के आए थे, यूं लगता था जैसे मजलिस ख़ुबरगान ने बाकायदा तौर पे मुशावरत करने के बाद कोई ड्राफ्ट तैयार किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ना तो कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट है, 2-4 शख्सियात हैं जिनकी तरफ से किया गया फैसला है या वो वापस चीज़ लेके गए हैं, ना तो वो कांग्रेस में अब आने वाले दिनों के अंदर डिस्कस होती दिखाई देती है। तो फिर ये कैलकुलेशन में बुनियादी फ़र्क क्या दिखाई देता है दोनों तरफ? जी, देखिए बिल्कुल आई एब्सोल्युटली एग्री विद इजाज़ साहब। पर इसमें एक चीज़ हमें अमेरिका की क्लैरिटी लेनी चाहिए, और वो ये है कि वेयर ही इज़ सो राइट कि इसमें एक मशावरत का सिलसिला नहीं था। बट इस सारी जंग की एफर्ट में भी कोई मशावरत नहीं हुई किसी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प और उनके जो सिलेक्टेड फ्यू हैं, जिसमें उनके दामाद हुए या जो
इंटरेस्ट लॉबीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें गन लॉबी हो गई, जिसमें आर्मामेंट लॉबी हो गई, गन लॉबी अलग है, आर्मामेंट लॉबी हो गई, जिसमें इनके जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं, ये 4-5 जो इनके चीदा लोग हैं, इसके अलावा तो वो किसी की सुनते भी नहीं है, एंड दे बिकम एन इको चेम्बर फॉर हिम. सो ही हैज अ कंप्लीट डिसरिगार्ड फॉर हिज इंस्टीट्यूशंस, फॉर एनी ऑफ द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, और उनका ये एक तरीका है कि वो इन सारी चीज़ों को रेडिक्यूल करके, ट्रैश करके आगे बढ़ते हैं. पहले भी उन्होंने ये किया था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी ही पार्लियामान पे अपने ही लोगों पे गोली चलाना शुरू कर दी थी. सो दिस इज़ द टेंडेंसी अनफॉर्चुनेटली, जो कि अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है, ख़ासतौर पे इन साहब के होते हुए. और फिर इस चीज़ को लेके जो उनके बाकी दोस्त थे, दोस्त ममालिक थे, इत्तेहादी थे, इल्हाकी थे, जिनके बारे में उन्होंने जिस तरह की नाज़ेबा गुफ्तगू की है, तो अगर उनके साथ किसी ने साथ देना भी था किसी भी वजह से, तो उनको भी उन्होंने आइसोलेट कर दिया है. सो अमेरिका का जो डिसीजन मेकिंग बॉडी थी वो यही थी जो यहाँ आई हुई थी, जो कि इसी बॉडी ने ईरान पे पहले भी हमलों का ब्लूप्रिंट, जैसा तैसा भी ब्लूप्रिंट तैयार किया कराया, और यही सारा कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दे वर द वंस. सो अब आप इसको कहें कि ये प्लान्ड आए थे, आप इसको कहें कि अनप्लान्ड आए थे, रिहर्स थे कि नहीं थे, बट जहाँ इरानियंस एक और लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करके हर बात को नपा-तुला करके आए, वहाँ अमेरिका की जो टीम थी वो भी बहुत तैयारी से आई थी कि बस हमने यही कहना है और हमने किसी चीज़ पे एग्री नहीं करना. ठीक है, तो आप फिर और ख़ास तौर पे जब आप थर्ड पार्टी मीडिएशन में पढ़ते हैं, तो उस थर्ड पार्टी मीडिएशन का एक बहुत बड़ा सिलसिला होता है जो कि बैक चैनल डिप्लोमेसी है, जो कि विजिबल डिप्लोमेसी के फेस से पहले चलती है, जहाँ थर्ड पार्टी दोनों ममालिक को या दोनों फ़रीक़ैन को इंडिविजुअल बेसिस पे बातें कन्वे करती है. वो कहते हैं कि ठीक है, हम विलिंग हैं टेबल पे आने को. तो अगर अमेरिका ने टेबल पे आके यही कहना था, तो इसका क्या फ़ायदा? यानी इतने 1000 किलोमीटर का सफ़र जो था वो क्यों किया गया और इतनी बड़ी तादाद के अंदर डेलीगेशन क्यों लेके आए? तो एक तरफ हमें इस दफा मेरे ख्याल में अमेरिका इस क्रिटिसिज्म को फॉरगो करना चाहता था कि पिछली दफा जो ओमान ने नेगोशिएशन की थी वो हाफ वे अमेरिका ने छोड़ दी थी. उन्होंने कहा चलें जी, इस दफा हम फुल वे थर्ड पार्टी मीडिएशन के एक एफर्ट में आते हैं और फिर वहां से भाग जाएंगे. तो इस तरह आप अमन की बात नहीं कर सकते. अमन की बात इस तरीके से नहीं की जा सकती. एक तरफ उजलत दिखाई देती है, दूसरी तरफ तहम्मुल दिखाई देता है, और इसके बीच में इस वक्त दुनिया जो है वो मुअल्लक दिखाई दे रही है. लेकिन आने वाले दिनों के अंदर किसी बेहतरी का इम्कान जो है उसके होने का उम्मीद अफजा माहौल जो है वो किस तरीके से डेवलप किया जाएगा और कौन कौन उसमें किरदार अदा करेंगे, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है. बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, एजाजुल हक साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए. नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मजीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक की बात कही नहीं जाएगी. नाज़रीन, अमेरिका की मौजूदा पोजीशन जो है, अमेरिका का जो एग्रेशन है, अमेरिका के जो बयानात हैं, ये किस समत को जाते दिखाई दे रहे हैं? क्या इस जंग को मजीद हवा मिलेगी, और या फिर ये जो सकूत तारी है जंग के हवाले से, ये सकूत यूं ही तारी रहेगा, बल्कि सिर्फ बयानात का सिलसिला जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा? इसी मंजरनामे में बात करेंगे. हमें ज्वाइन किया है एडिटर हैं डेली टाइम्स की वाशिंगटन डीसी से दुर्रे अकरम साहिबा. दुर्रे अकरम साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का. और बानी अमेरिकन मुस्लिम्स फॉर ट्रम्प साजिद तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है. तारड़ साहब, आपका भी मशकूर हूँ. तारड़ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ. इस वक्त जो पीट हेग्सेथ का हमने आज का बयान सुना है, वो तो ये कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हम जो ब्लॉकेड करने जा रहे हैं वहाँ पे, तो ईरान जो है कहीं ना कहीं पे फायरिंग कर सकता है, ये खदशात है, तो हम अपनी पूरी तैयारी में हैं. ब्लॉकेड के खिलाफ अमेरिका था, वो कहता था बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, अब खुद वो ब्लॉकेड करने जा रहा है. तो ये सूरत हाल किस तरफ को जाती दिखाई देती? देखिए, इस पे आज रिएक्शन भी बड़ी जल्दी आ चुका है. आज मंडे है, बल्कि स्टॉक मार्केट्स इसके ऊपर रिएक्ट कर रही हैं. सबसे बड़ा रिएक्शन जो है वो तो यूनाइटेड किंगडम के जो वजीर आजम है उन्होंने दिया है कि वो इसके ऊपर एक समिट करने जा रहे हैं, और 40 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जो उनके बयानिए से एग्री करते हैं. दूसरा जो मैं समझता हूँ इसके पीछे मोटिव ये था कि यूरोप और सारे जो अमेरिकन एलाइज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, इन सब के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए और ये सारे मिलके अमेरिका के पीछे इकट्ठे हों. इसका मोटिव तो यही नजर आता है. लेकिन अब उसमें सोचने वाली बात यह है, अब दूसरा रिएक्शन जो आया है वो चाइना की तरफ से आया है. चाइना हमेशा माजी में देखा है बड़ा होम्योपैथिक किस्म का जवाब देता है, वो जंगों में एंगेज नहीं करना चाहता. लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए, जब से उनका वेनेजुएला का तेल बंद है
और आज अब उनका ईरान का भी अगर एम्बार्गो करके चोक कर दिया जाए तो मेरे ख्याल है चाइना के पास कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं रहेगा, उनको भी इस गेम में एंटर करना होगा। तो मेरे ख्याल में सिनेरियो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, धमकियां बेज ट्वीट्स भी आ रही हैं। और तीसरा आखिरी पॉइंट, आई एम सॉरी मैं भूल गया कि ईरान ने आज सऊदी अरेबिया और कतर के साथ भी बात की, वज़ीर खारजा के साथ, और अपने अगर जो रिमेनिंग जो चीजें थी उनको भी क्लैरिफाई किया। तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए अमेरिका के पास चॉइसेस लिमिटेड आते जा रहे हैं। 2 जरीदों ने आज इस पे लिखा है, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है और एक इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने इसके ऊपर लिखा है। अकॉर्डिंग टू द वॉल स्ट्रीट वो कहते हैं कि शायद लिमिटेड स्ट्राइक की तरफ बढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि अमेरिका के पास लग रहा है कि कोई विजन या कोई सॉलिड पॉलिसी मौजूद नहीं है, लेकिन दे आर सफरिंग, अवाम सफर कर रहे हैं, इन्फ्लेशन डबल ट्रिपल होता जा रहा है, लोग 2-2 जॉबें करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। ठीक है, दुर्रा अकरम साहिबा, आप क्या समझती हैं इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो खत्ते के ममालिक हैं और बिलखुसूस अगर मगरबी ममालिक की सूरत हाल देखें, उनके जो बयानात हैं और जिस तरफ इशारा साजिद तारड़ साहब कर रहे हैं कि वो केयर स्टॉमर जो है वो एक समिट करने जा रहे हैं, तो अमेरिका के लिए पोजीशन क्या है? क्या वो एक टाइट जोन के अंदर मौजूद है जहां पे सिर्फ प्रेशर टैक्टिक के तौर पे स्टेटमेंट्स जारी करता रहे, या फिर वो जिस तरीके से ब्लॉकेड करने के इशारे दे रहा है इसको अमली जामा पहनाएगा? अच्छा, मैं इससे पहले एक और एंगल की तरफ आपकी भी और साजिद तारड़ साहब की भी अटेंशन मजबूर कराना चाहूंगी कि अमेरिका ने इन द लास्ट फ्यू वीक्स कोशिश ये की थी कि हम इसके अंदर एक क्रिश्चियन एंगल ला सकें, जिसके अंदर हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी देखा, ही वाज ट्राइंग टू रीच आउट टू ऑल द चर्चेस, ऑल द रिलीजियस एल्डर्स। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अमेरिकन आर्मी के अंदर भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आई थी, जिसके अंदर जो अमेरिकन पास्टर्स थे वो ये कहते हुए ये दिखाई देते थे और ये एम्फसाइज करते हुए दिखाई देते थे, दिस इज नॉट रियली अ वॉर बिटवीन पाकिस्तान, दिस इज नॉट रियली अ वॉर बिटवीन ईरान एंड अमेरिका, दिस इज अ वॉर बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। उसके अंदर पोप लियो की जो नई ट्वीट आई है, जिसके अंदर पोप लियो कहते हैं कि मुझे कोई फियर नहीं है ऑफ क्रिटिसाइजिंग ट्रम्प्स पॉलिसीज व्हेन इट कम्स टू ईरान। तो ये एक बहुत बड़ा एंगल है जो मेरा ख्याल है इसके आज के बाद भी आने वाले न्यूज साइकिल में प्ले करेगा कि अमेरिका एंड व्हेन इट कम्स टू इजराइल एंड व्हेन इट कम्स टू द फ्री वर्ल्ड, व्हेन इट कम्स टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो जो इनकी पॉलिसीज के अंदर जो रिलीजियस एंगल, जो रिलीजियस टच था, वो तो मेरा ख्याल है फेल हो गया है शायद। व्हेन इट कम्स टू सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट, तो उसके अंदर भी वेस्ट की सपोर्ट की बात तो तब करेंगे जब अमेरिका की अपने अंदर सपोर्ट हो। यहाँ पे अगर आप लोकल से बात करें, ऑर्डिनरी अमेरिकन से बात करें, या फिर आप पोल्स देखें, तो पोल्स में हम शुरू हुए थे 36% थे, फिर उसके बाद 22% आया, अब 17% अमेरिकन कहते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे वॉर को। इसके अलावा कोई अमेरिकन ये बात नहीं कहते कि हम वॉर को सपोर्ट करेंगे। देयर इज नो वन हु सेज कि हम मे इट बी रिपब्लिकन्स, मे इट बी डेमोक्रेट्स, मे इट बी अमेरिकन मीडिया कमेंटेटर्स, तो उनमें से किसी को भी कोई लीगल साउंड बेस नहीं नजर आती ईरान वॉर की और अमेरिकन एग्रेशंस की। तो यहाँ पे भी ट्रम्प को एक एग्जाम, एक हर्डल का सामना तो करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद आप बात अगर ये करें कि चाइना एंगल की, तो चाइना, मेरा तो ख्याल ये है कि चाइना इज ट्रीटिंग दिस लाइक अ मानिया फ्रॉम हेवन, कि चाइना के ख्याल में तो दिस इज अ परफेक्ट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन दैट इट कुड प्रे फॉर, कि एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो हर गुजरते दिन के साथ चाइना की इंपॉर्टेंस को इन द आईज ऑफ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इन द आईज ऑफ कंट्रीज लाइक तुर्की मोर प्रोमिनेंट करता जा रहा है। तो मेरा ख्याल है चाइना तो कहेगा कि ये और प्रोलॉन्ग होता रहे, और कोशिश ये जो अनसर्टेनिटी है, यानी आपकी राय में ये चाइना के हवाले से एक आइडियल सिचुएशन है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में बहुत सारे ममालिक की इस वक्त जो मईशत है वो स्टेक के ऊपर लगी हुई है। लेकिन बिलखुसूस अगर अमेरिका की बात करें, तारड़ साहब, ये शायद तारीख में पहली बार है कि 17% का जो पोल आना, यानी ये तो अदम एतमाद का इजहार है अवामी एतबार से सदर के फैसलों के ऊपर। तो तारीख में पहले इसकी कोई मिसाल मिलती है, और अगर नहीं मिलती तो इसके असरात ट्रम्प को क्या भुगतना पड़ने, अमेरिका को अपनी साख के तौर पे क्या भुगतना पड़ने, और मईशत के तौर पे क्या भुगतना पड़ेंगे?
देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो दो चीजों की कशमकश चल रही है। दो फिलॉसफीज आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो फिलॉसफी ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक तो अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर कर्स ऑफ द सेकंड टर्म में प्रेसिडेंट को पता होता है कि उसने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ सकना, तो वो अपने मैंडेट को इन्फोर्स करता है। दूसरा, अपनी लेगेसी का उसको फिक्र होता है। ये दो चीजें, एक तो ये इसके खिलाफ हो रही। अब दूसरा पॉइंट ये है कि 12 साल अमेरिका को फार लेफ्ट ने चलाया है। फार लेफ्ट से मतलब ये था कि बराक हुसैन ओबामा साहब, बाइडन साहब का पीरियड भी वही चलाते रहे, टोनी बिल्किन भी वो, और एक्टिविस्ट सियासतदानों ने नहीं, अमेरिका को 12 साल जो सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे वो चलाते रहे। और दूसरे ममालिक जिसमें चाइना, रशिया, इंडिया और इजराइल, इन्होंने भरपूर फायदा उठाया, ना सिर्फ वीक फॉरेन पॉलिसी का बल्कि वीक ट्रेड पॉलिसी का भी। आज किसी को क्रिमिया का पता ही नहीं कि क्रिमिया कहां चला गया, खो गया है, किधर पहुंचा है। यूक्रेन की जंग जो है उसका पता ही नहीं किसी को किधर गई है। तो दर हकीकत इस वक्त ये सारा प्रेशर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर है, और उससे बड़ा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर ये था कि फॉल ऑफ काबुल के बाद पेंटागन सीरियसली डिमोरलाइज था, तो उनके मोराल को भी बेहतर करना था। तो और उनके पास टाइम सिर्फ क्या है, 3 साल है। तो ये इतना, जिस तरह कहते हैं पंजाबी, टाइम घट मुकाबला सख्त, तो उस सिलसिले में फंसे हैं। अब वो उसमें आप देख रहे हैं, अब लगता है उनकी हर चीज से कि ही इज इन रश। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि मोराल किसी का बुलंद करते करते अपना मोराल कम हुआ, तो सोचा ये है कि मोराल सभी का ही अगर कम हो जाए तो बराबरी की सतह पे आ सकते हैं। तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल तो यही दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, दुर्रे अकरम साहिबा, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने